ठीक है। अच्छा, कल हम डिस्कस कर रहे थे कि इन द एंड हमने जो ये टेबल डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से हर स्ट्रीम के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं अपने मटेरियल बैलेंस में। नाउ इट्स वेरी इजियर फॉर अस बाय यूजिंग दिस टेबल, इट्स वेरी इजियर फॉर अस टू आइडेंटिफाई ईच एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट, और फिर हमारे लिए ये भी कन्वीनियंट होगा टू कैलकुलेट द मोल फ्रिक्शंस और कैलकुलेट द फ्लो रेट ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सिस्टम। ठीक है, अब हमें पता है कि हम स्ट्रीम 1 की बात करें तो स्ट्रीम 1 में कौन से कंपोनेंट है एंड उन कंपोनेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू, व्हाट डू वी नीड। ठीक है, तो यूजिंग दिस टेबल यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं। सही है, पी भी हमें हमारे पास नोन होना चाहिए, सेलेक्टिविटी नोन होनी चाहिए, वाई पी एच नोन होना चाहिए हमारे पास, क्या कहते हैं एक्सेस में हाइड्रोजन हमारे पास कितना है वो नोन होना चाहिए। बाकी जो वेरिएबल्स हैं जैसे एफ जी और पी जी यू कैन ईजीली कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज। ठीक है। अच्छा, कल एक प्रॉब्लम थी ये एक्सेस वाली वैल्यू की। ठीक है, किसी ने मुझे कहा था कि ये वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए और मैंने उससे अग्री किया था। ठीक है, तो मैंने थॉरली जब इसको देखा तो ये जो हमारे पास, मैं पिछली वाली स्लाइड पे चली जाती हूँ इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड। ही वाज सेइंग कि जो है हमारे पास यस, ठीक है, ही वाज सेइंग कि हमारे पास जो एक्सेस हाइड्रोजन है इट शुड इंक्लूड द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन जनरेटेड एंड हाइड्रोजन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको रिप्लेस करें तो वी कैन रीस्ट्रक्चर करें, यानी हम सारी वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो हमारे पास जो एक्सेस है वो ऑलरेडी बराबर है इन तमाम वैल्यूज़ के। तो अगर हम ये वैल्यूज़ वहाँ पे लिख रहे हैं तो देयर इज़ नो नीड, क्योंकि एक्सेस के अंदर वो ऑलरेडी इंक्लूड है। जितना हाइड्रोजन कंज्यूम हो, जितना टोटल था उसमें से जितना कंज्यूम हुआ और जितना प्रोड्यूस हुआ वो एक्सेस हाइड्रोजन के बराबर है। तो जो पर्ज है हमारे पास फिफ्थ स्ट्रीम है हमारे पास, उसके अंदर वो ऑलरेडी इंक्लूड है। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हाइड्रोजन इन एक्सेस, क्योंकि इसके अंदर सारे वो तीनों टर्म्स मौजूद हैं कि टोटल हाइड्रोजन कितना फीड के अंदर हम इनपुट करवा रहे थे, हाइड्रोजन पहले रिएक्शन के अंदर कितना कंज्यूम हो रहा था और हाइड्रोजन दूसरे रिएक्शन के अंदर कितना प्रोड्यूस हो रहा था, वो सब मिला के बराबर है एक्सेस हाइड्रोजन इन द एंड। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट वुड बी हाइड्रोजन इन एक्सेस। ये हमारे पास बाकी जो पी बी बाई एस है और माइनस पी बी वन माइनस एस अपॉन टू एस हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करें। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास था सिंपल इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लो शीट, उसकी हमने मटेरियल बैलेंस किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिसाइकल स्ट्रीम, कि अगर हम लेट्स से पहली जो हम बात करेंगे टॉलिन की, कि जो अनरिएक्टेड टॉलिन है उसको अगर हम रिसाइकिल करवाएं तो हमारे पास क्या मटेरियल बैलेंस होगा। फिर इसी तरीके से हम डाइफिनाइल को भी आप उसी तरीके से कंसीडर कर सकते हो, उसी तरीके से जो है आप बाकी सारी चीज़ों को भी कंसीडर कर सकते हो। हम जो मटेरियल बैलेंस करेंगे उसके ना वी विल टोटली फोकस ऑन अवर टॉलिन। हम जो है डाइफिनाइल की रिसाइकलिंग पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी अपनी अप्रोच है। मे बी सम अनरिएक्टेड टॉलिन तो लाजमी एवरीवन वुड प्रेफर टू रिसाइकिल बैक अनरिएक्टेड टॉलिन, लेकिन हर कोई प्रेफर नहीं करेगा कि वो डाइफिनाइल को बार बार ऑब्टेन करके जो है उसको रिसाइकिल बैक करवाए ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे और बेंजीन लॉस ना हो। डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज पे कि वेदर यू कैन अफोर्ड अ कम्प्लीटली न्यू फ्यूल टू बर्न instead of using diphenyl as a fuel, or you will recycle back the diphenyl and will prefer to shift the equilibrium towards the reactant side. ठीक है, तो ये आपकी अपनी अप्रोच है। तो सिंस देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस फॉर यू, तो हम एक पर्टिकुलर अप्रोच के ऊपर मटेरियल बैलेंस नहीं करेंगे। जो जनरल मटेरियल बैलेंस है उसके अंदर लाजमी ये वाला फैक्टर तो होगा कि हम टॉलिन को रिसाइकिल बैक करवाएं। ठीक है, तो जब टॉलिन की रिसाइकलिंग हो सकती है अनरिएक्टेड टॉलिन की, तो मटेरियल बैलेंस पे भी फर्क आएगा। ठीक है, तो अब हमने थोड़ा सा ये किया है इसके अंदर कि हमारे पास टर्म दोबारा से एक दफ़ा फोकस कर लेना कि जो हमारे पास फ्रेश टॉलिन है फीड का, उसको हमने FFT से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद टोटल टॉलिन एंड फ्रेश टॉलिन। ठीक है, अब तक इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है जो रिसाइकलिंग की बात की है? आई होप नॉट। ठीक है, चलो मूव ऑन। हम सबसे पहले बात करते हैं हमारी टोटल टॉलिन की फीड जो है वो ऑब्वियस सी बात है, एक तो फ्रेश टॉलिन होगा उसके अंदर और रिसाइकिल्ड टॉलिन होगा। ठीक है, फ्रेश टॉलिन को हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था कि इट वुड बी इक्विवेलेंट टू
FT यानी फ्रेश टॉलिन फीड। और रिसाइकिल टॉलिन क्या होगा, जो हमारे पास टोटल टॉलिन है हमारे पास उसमें से जो अनरिएक्टेड है। तो लेट्स से इफ x मोल्स ने रिएक्ट किया है तो 1 माइनस एक्स मोल्स क्या होंगे, अनरिएक्टेड टॉलिन। तो जो टोटल टॉलिन है उसका 1 माइनस एक्स फ्रैक्शन क्या होगा, हमेशा रिसाइकिल बैक हुआ करेगा हर साइकिल। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, ये चीज समझ आई है? यस जो मैम, बताओ। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि x जो है हमारे पास पर पास कन्वर्जन। अच्छा, ये जो x मैंने डिनोट किया है, दिस इज नॉट द कन्वर्जन, दिस इज हमारे पास मोल्स के इतने मोल्स रिएक्ट कर दिए। ठीक है, कन्वर्जन वैसे हम देते हैं टोटल ओवरऑल कन्वर्जन की। ठीक है, लेकिन सिंस हम जो है यहाँ पे अपना बेंजीन को, सिर्फ हमारा फोकस क्या बेंजीन है, सारी कैलकुलेशन हमारे पास बेंजीन के ऊपर बेस कर दी है, तो हमारे पास ये जो x है ये कन्वर्जन ही है। लेकिन नॉट एवरी टाइम ये हमारे पास x जो है कन्वर्जन होगी। सम टाइम जब हमारे पास मोर देन 1 कंपोनेंट्स होते हैं या मोर देन 2 कंपोनेंट्स होते हैं तो हमारे पास फिर कन्वर्जन का रेशियो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये x उस वक्त सिर्फ मोल फ्रैक्शन होगा। अभी ये मोल फ्रैक्शन नहीं है, अभी ये कन्वर्जन कह लो उसको। ठीक है, क्योंकि सिर्फ सिंगल 1 कंपोनेंट था। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास टोटल हमारे पास टॉलिन है वो हमारे पास किसके बराबर है, जितना हमारे पास जो है फ्रेश फीड में टॉलिन आ रहा है डिवाइड बाय द कन्वर्जन ऑफ टॉलिन, कि कितना टॉलिन कन्वर्ट हो रहा है। हमें मालूम करना है कि हमारे पास टोटल टॉलिन कितना हमारे पास यूज होगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे कि हम फ्रेश टॉलिन कितना हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ओवर द कन्वर्जन ऑफ द टॉलिन, के टॉलिन कितना रिएक्ट कर रहा है। तो ये जो रेशियो आएगा वो हमें बताएगा कि टोटल टॉलिन की कितनी रिक्वायरमेंट है। लेट्स से मैं कह रही हूँ कि हमारे पास फ्रेश फीड के अंदर जो है 100 मोल्स टॉलिन जो है हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और कन्वर्जन से 50% है। तो ऑब्वियसली बात है फिर फ्रेश टॉलिन जो है आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करके कि आपको इतना टॉलिन इंट्रोड्यूस करवाना है, टोटल टॉलिन इतना होना चाहिए सो दैट यू कैन ऑब्टेन दिस कन्वर्जन, कि इतना टॉलिन आपके पास कन्वर्ट हो जाए इनटू बेंजीन। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास फैक्टर है ये सिर्फ लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए है। वी कैन नॉट यूज दिस फॉर हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एक्सेस में यूज हो रहा है और हाइड्रोजन का मोल हमारे पास जो फ्लो रेट है वो हमारे पास एग्जैक्टली सेम नहीं है जितना हमारी रिक्वायरमेंट है, वो मोर देन हमारी रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज नॉट वैलिड फॉर क्या कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। ये सिर्फ हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए वैलिड है, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट कंप्लीटली हमारे पास जो है कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारे पास रिएक्शन को रोक देता है और लिमिट कर देता है। तो उसकी कन्वर्जन, उसकी फोर्स कंप्लीट कन्वर्जन इज एसेंशियल। तो वी विल डिजाइन अवर सिस्टम अकॉर्डिंग टू अवर लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास, अब हाइड्रोजन हमारे पास एक्सेस में यूज हो रहा है, सही है, और हमारे पास टॉलिन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो हाउ डू वी नो कि हमें कितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा, या हाउ कैन वी कोरिलेट देम, कि हम हाइड्रोजन और टॉलिन का फ्रैक्शन को किस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसे जैसे अगर टॉलिन की फीड बढ़ रही है तो हाइड्रोजन की फीड भी बढ़ती जाए, ताकि हमारे पास जो फोर्स कन्वर्जन है, हमारे पास फोर्स कंप्लीट कन्वर्जन है वो पॉसिबल हो। अब लेट्स से मैं टॉलिन की फीड बढ़ा दी, रिसाइकलिंग टॉलिन की ज़्यादा कर दी, या लेट्स से कोई भी रीज़न था, लेकिन हाइड्रोजन का फ्लो वही है, तो ऑब्वियसली बात है इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर ऑल द टॉलिन मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट इनटू बेंजीन, क्योंकि उनको हाइड्रोजन जो है उसका एनवायरनमेंट थोड़ा उनका लिमिटेड हो जाएगा। तो वी हैव टू मेंटेन द रेशियो एज वेल, कि हाइड्रोजन और टॉलिन का आपस में रेशियो भी मेंटेन रहे, कि अगर मैं इतना टॉलिन इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ तो मेरा हाइड्रोजन भी उसके हिसाब से इंट्रोड्यूस होता रहे, ताकि इट वुड मेक अवर सिस्टम क्या कहते हैं ईजी टू ऑपरेट। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए वी यूज मोलर रेशियो। मोलर रेशियो के यानी हमारे पास कितने मोल्स हम जो है हाइड्रोजन के इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं पर मोल ऑफ टॉलिन। अच्छा, इसको मैंने वही डिफाइन कर दिया कि कितने मोल्स हम हाइड्रोजन के इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं पर मोल्स ऑफ टॉलिन। अच्छा, यहाँ पे मैंने टॉलिन नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने एरोमेटिक्स लिखा है। इसका रीज़न है, रीज़न ये है कि ये डिपेंड करता है आपकी अप्रोच पर। अगर मैं सिर्फ जो है टॉलिन को रिसाइकल बैक करवा रही हूँ तो इट वुड बी ओनली टॉलिन, लेकिन लेट्स से मैं सेकंड रिएक्शन को इनहिबिट करने के लिए या सेकंड रिएक्शन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मैं डाइफिनाइल को भी रिसाइकल बैक करवा रही हूँ, ताकि डाइफिनाइल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए रिएक्टर के अंदर और जो बेंजीन है वो डाइफिनाइल में लॉस ना हो। ठीक है, तो यानी अब नाउ आई हैव 2 रिसाइकल स्ट्रीम्स, एक तो टॉलिन की हो गई और एक डाइफिनाइल की हो गई। इन दैट केस वो दोनों क्या होंगे हमारे पास, इंक्लूड होंगे इनटू अवर डिनोमिनेटर।
तो यहाँ पे फिर आप जो है मोल्स ऑफ टॉलिन प्लस मोल्स ऑफ डाइफिनाइल दोनों इंक्लूड करोगे। इफ़ यू आर जस्ट ओनली रिसाइकलिंग बैक योर टॉलिन और आपके पास फीड में सिर्फ टॉलिन और हाइड्रोजन ही है, देन यू विल कंसीडर द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ओवर मोल्स ऑफ टॉलिन। लेकिन इफ़ यू आर रिसाइकलिंग बैक मोर देन वन कंपोनेंट, देन जो मोलर रेशियो होगा वो हमारे पास डिपेंडेंट होगा उन तमाम कंपोनेंट्स पर, जितने भी कंपोनेंट्स आप रिसाइकल बैक करवाओगे। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम? अब हम बात करते हैं मोलर रेशियो को कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो जितना टोटल हमारे पास H2 रिएक्टर के अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है, वो अब क्योंकि मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ एरोमेटिक्स है ना, तो हम इसको रिफ्रेश कर देंगे। इसको हमने कहा MR, मोल्स ऑफ H2 क्या है हमारे पास, टोटल मोल जो रिएक्टर के अंदर एंटर हो रहे हैं। मोल्स ऑफ एरोमेटिक्स क्या है, अभी फिलहाल टॉलिन या डाइफिनाइल नहीं है, तो एरोमेटिक्स के जो मोल्स हैं वो क्या है हमारे पास FFT/X। ठीक है, अब आप मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इट विल मूव टूवर्ड्स योर राइट हैंड साइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ पर, तो MR मल्टीप्लाई बाय FFT/X। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, सिंपल मैथ्स है। ठीक है, अब हमारे पास बात करना है क्या, रिसाइकिल स्ट्रीम की बात करते हैं हम, क्योंकि हम जो है पर्च तो करवा रहे थे हाइड्रोजन को, लेकिन हाइड्रोजन को हम रिसाइकिल बैक भी करवा रहे थे, तो हमने रिसाइकिल बैक कितना करवाना है। तो हम H2 की बात करते हैं कि ये जो टोटल H2 है ये किसके बराबर है। एक तो रिसाइकिल से जो H2 आ रहा है उसके बराबर है, और जो फ्रेश फीड गैस से आ रहा है H2 उसके बराबर है। ठीक है, these two H2 will be equivalent to the molar ratio of toluene। ठीक है, मोलर रेशियो इनटू द मोल्स फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम? अब हमारे पास H2 के रिसाइकिल स्ट्रीम में H2 की बात करते हैं। फ्रेश फीड में तो H2 को इतना मुश्किल नहीं था, हमने बता दिया था कि मोलर फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन फ्रेश फीड इनटू द टोटल फीड। जी बोलिए मैम, ये H2 बैलेंस में जो MR लिखा है ये दोबारा समझाइएगा। हमारे पास मोलर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोलर रेशियो ये होता है कि आपके पास कितनी भी फीड की स्ट्रीम्स आ रही हैं वो किस तरीके से किस रेशियो पे एंटर हो रही है। अगर आप लेट्स से टॉलिन के 1 मोल एंटर करवा रहे हो तो उसके अगेंस्ट आप हाइड्रोजन के कितने मोल्स एंटर करवा रहे हो। इसी तरीके से आप एक और एग्जाम्पल ले लो कि आप बेंजीन को साइक्लोहेक्सेन आपने प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए आपको बेंजीन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए। तो आप अगर वहाँ पे बेंजीन इंट्रोड्यूस करवा रहे हो 1 मोल, तो आप हाइड्रोजन के कितने मोल्स इंट्रोड्यूस करवाओगे। ये एक रेशियो होता है फीड टू फीड, कि एक फीड की स्ट्रीम कितनी होनी चाहिए, दूसरी फीड की स्ट्रीम कितनी होनी चाहिए, ताकि जो आपका रिएक्टर है उसको इन्वायरमेंट मिल सके, उसको नंबर ऑफ कोलिजन मिल सके और वो प्रोडक्ट बना सके। अब यहाँ पे हमारे पास जो है हाइड्रोजन है वो तो एक्सेस में यूज़ हो रहा है, तो हम सिर्फ स्टीचोमेट्रिक हम रिलेशन नहीं ले सकते कि 1 मोल ऑफ टॉलिन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के, क्योंकि टॉलिन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो अगर मैं कह रही हूँ मैं 100 मोल्स टॉलिन के ऐड करवा रही हूँ, तो 100 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वुड नॉट बी इनफ फॉर मी टू प्रोड्यूस बेंजीन। टॉलिन रिवेटिंग रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन जो है इतना इन्वायरमेंट सफिशिएंट प्रोवाइड नहीं कर सकेगा कि सारा का सारा टॉलिन रिएक्ट कर ले और बेंजीन बना दे। तो हम हाइड्रोजन को क्या करवा रहे हैं, एक्सेस में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब हमें क्या पता कितना एक्सेस में इंट्रोड्यूस करवाना है, तो ये MR होता है हमारे पास, ये हमारे पास हेल्प करता है कैलकुलेट करने में कि कितना हाइड्रोजन हमने एक्सेस में इंट्रोड्यूस करवाया है। अब वो कैसे करता है कि हमारे पास हमने कहा अच्छा ये जो डिफाइंड है ये आपका डिज़ाइन वेरिएबल है, ये आप खुद सेट करोगे। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करने के बजाय ये आपका ऑलरेडी सेट होगा, डिफाइंड होगा। जैसे आपकी सेलेक्टिविटी डिफाइन होती है, जैसे आपका प्रोडक्शन रेट ऑफ बेंजीन डिफाइन था, वैसे ही MR आपका डिफाइन होगा। ठीक है, अब हमारे पास MR फिर किसके बराबर होगा कि हमारे पास जो एक्सेस में रिएक्टेंट है डिवाइड बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब यहाँ पे हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसमें हम सब सारी चीज़ें कंसीडर करेंगे कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं हमारे, वो जो हमारे पास जिस भी तरीके से एज अ फीड एंटर हो रहे हैं, अब चाहे वो एज अ फ्रेश फीड एंटर हो रहे हों, चाहे वो एज अ रिसाइकिल स्ट्रीम एंटर हो रही हों, एंटर जो बिल्कुल नए सिरे से रिएक्टर के अंदर हो रहे हैं, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है दोबारा से सिस्टम में होगा। सही है, अब यहाँ पे मैंने कहा था कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ एरोमेटिक्स मैंने इसलिए लिखा है कि इफ़ इन केस आप चूज करते हो कि आप टॉलिन अनरिएक्टेड टॉलिन को भी रिसाइकिल पैक करवा रहे हो और आप डाइफिनाइल को भी रिसाइकिल पैक करवा रहे हो, अगर आप दोनों चीज़ें, मैं इसको इससे समझाता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं टॉलिन जो अनरिएक्टेड है, ये अनरिएक्टेड टॉलिन, इसको रिसाइकिल बैक करवा रही हूँ और मैं डाइफिनाइल इसको भी रिसाइकिल बैक करवा रही हूँ, तो मेरे पास जो फीड है, फीड की कितनी स्ट्रीम्स हो गई, एक हाइड्रोजन की स्ट्रीम हो गई
टॉलिन की 2 स्ट्रीम्स हो गई और डाइफिनाइल की 1 स्ट्रीम्स हो गई। तो इन तमाम स्ट्रीम्स को मैं ऐड करूंगी और कंसीडर करूंगी अपना एरोमेटिक्स के अंदर कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ एरोमेटिक्स। एरोमेटिक्स ही सिर्फ इस कंडीशन में, नॉट इन एवरी केस आपके पास एरोमेटिक्स रिएक्टेंट होंगे, समटाइम आपके पास नॉर्मल इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इफ इन केस में डाइफिनाइल को नहीं कंसीडर करती हूँ, मैं इसकी रिसाइकलिंग बैक नहीं करवाती हूँ, तो सिंपल मेरे पास मोलर रेशियो किसके बराबर होगा, हाइड्रोजन डिवाइड बाय टोटल टॉलिन, ठीक है। अगर मैं डाइफिनाइल को रिसाइकिल बैक करवाती हूँ तो मेरे पास मोलर रेशियो किसके बराबर होगा, हाइड्रोजन डिवाइड बाय द मोल्स ऑफ टॉलिन प्लस मोल्स ऑफ डाइफिनाइल। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? यस मैम। ठीक है। अब हमारे पास मोल्स ऑफ मोलर रेशियो है, उससे हम जो है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल मोल्स के कितने एंटर हो रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास एरोमेटिक्स के मोल्स हमें पता है कि टोटल हमारे पास टॉलिन के मोल्स हैं फ्रेश फीड डिवाइड बाय कन्वर्जन, ठीक है। तो हमने उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया यहाँ पर, और मोलर रेशियो हमारे पास ऑलरेडी डिजाइन वेरिएबल है, तो ये हमारे पास हमें खुद सेट करना पड़ेगा, ठीक है, या ये हमें केमिस्ट सेट करके देगा, ठीक है। तो इजीली वी कैन आइडेंटिफाई द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, इट वुड बी टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंटरिंग द रिएक्टर। अब वो टोटल मोल्स किसके बराबर होंगे, एक तो ये कि जो फ्रेश हाइड्रोजन एंटर हो रहा है रिएक्टर के अंदर, और एक रिसाइकल हाइड्रोजन हमारे पास, जो हम हाइड्रोजन को रिसाइकल बैक करवा रहे हैं। तो ये दोनों का जो है हमारे पास ये टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बनाएंगे। तो दीज टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू द मोलर रेशियो इनटू द टोटल फीड ऑफ टॉलिन, ठीक है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम? अब हमारे पास रिसाइकिल स्ट्रीम का हमारे पास अभी भी कोई डाटा नोन नहीं था, पर्ज का नोन था लेकिन रिसाइकिल का नोन नहीं था, सीड गैस का नोन है, रिसाइकिल स्ट्रीम का नोन नहीं है। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ रिसाइकिल स्ट्रीम, ठीक है। इसकी सबसे पहले बात करते हैं। अगर हम इसको डिनोट करते हैं रिसाइकिल स्ट्रीम को RG से, तो RG के अंदर जो H का मोलर फ्रैक्शन है वो कितना होगा, बताओ मुझे। मैंने हालांकि लिखा हुआ है स्लाइड के अंदर, तो आई नीड यू टू यूज योर ब्रेन एंड लेट मी नो कि ये रिसाइकिल स्ट्रीम के अंदर हाइड्रोजन का मोलर फ्रैक्शन कितना होगा। इधर देखना किस उसके अंदर, अगर मैं कह रही हूँ कि ये हमारे पास एक स्ट्रीम है, ठीक है, ये इसमें से आधी स्ट्रीम को मैं रिसाइकिल करवा रही हूँ और आधी स्ट्रीम को मैं पर्च करवा रही हूँ, ठीक है। पर्च के अंदर हमारे पास YPH मोल फ्रैक्शंस ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है, और 1 माइनस YPH मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन मौजूद है। तो मुझे बताओ रिसाइकिल स्ट्रीम के अंदर कितने मोल फ्रैक्शंस ऑफ हाइड्रोजन मौजूद होंगे। RGYPH हाँ, डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, RGYPH, क्योंकि फ्लो रेट हमारे पास RG और PG है, तो फ्लो रेट तो ऑलरेडी हमने डिफरेंट कर दिया। जो मोलर फ्रैक्शंस हैं वो सेम रहेंगे, क्योंकि स्ट्रीम एक ही है, उस स्ट्रीम के फ्लो को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, उस स्ट्रीम को मैंने कन्वर्ट नहीं किया, तो उसके मोलर फ्रैक्शंस तो सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो अगर मैं कह रही हूँ कि पर्ज में जो मोलर फ्रैक्शन है पर्ज स्ट्रीम के अंदर वो YPH है, तो ऑब्वियसली बात है जो रिसाइकिल गैस है उसके अंदर भी जो हाइड्रोजन के मोल फ्रैक्शन है वो YPH ही रहेगा। अगर मैं कह रही हूँ कि पर्ज के अंदर मीथेन का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस YPH है, तो रिसाइकिल स्ट्रीम में भी मोलर फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन वो मीथेन 1 माइनस YPH ही रहेगा। फ्लो रेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मोलर फ्रैक्शंस के ऊपर कोई फर्क नहीं आया, फ्रैक्शंस रिमेन सेम अनलेस आप जो है उनको रिएक्ट करवाते हो या आप उसके अंदर कोई जो है उसकी चेंज लेकर आते हो उसके अंदर कंपोजिशन के अंदर चेंज एज इट इज नहीं आ जाता है, या तो आप उसको फर्दर प्योरीफाई करोगे, लेकिन आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप तो सिर्फ उसको जो है स्प्लिट कर रहे हो इनटू 2 स्ट्रीम, ठीक है। तो ना इनके अंदर कोई कंपोजिशन के अंदर चेंज तो आएगा नहीं, फ्लो रेट के अंदर चेंज आएगा। दैट्स व्हाई वी हैव डिनोटेड पर्ज स्ट्रीम विद PG और रिसाइकिल स्ट्रीम को RG से, लेकिन जो मोलर फ्रैक्शन है दे वुड बी सेम, ठीक है। तो आई कैन इजीली राइट रिसाइकिल स्ट्रीम को फ्लो रेट को मैंने डिनोट कर दिया RG से, बट जो मोलर फ्रैक्शन है हमारे पास हाइड्रोजन का इट वुड बी सेम एज द पर्ज स्ट्रीम, तो YPH, ठीक है। YPH हमारे पास नोन है, रिसाइकिल स्ट्रीम हमारे पास नोन नहीं है। सेम गोज फॉर हमारे पास फ्रेश फीड, ठीक है, FGYFH ये सेम है एज प्रीवियस हमने कैलकुलेट किया था। MR आपके पास डिज़ाइन वेरिएबल है, यू विल चूज इट बाय योरसेल्फ।
टोटल फ्रेश फीड ऑफ टॉलिन, सॉरी फ्रेश फीड ऑफ टॉलिन डिवाइड बाय कन्वर्जन, ये भी यू कैन इजीली कैलकुलेट। तो बाय दिस वैल्यू, बाय दिस इक्वेशन यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Rg, क्योंकि ये भी आपके पास नोन है YPH, FG YFH भी आपके पास नोन है, यू कैन इजीली कैलकुलेट फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशंस। MR आपके पास नोन है क्योंकि ये डिजाइन वेरिएबल है। FFT अपॉन X आपके पास नोन है, ठीक है। तो नाउ कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Rg इजीली। तो अब आपको पता चल सकता है कि रिसाइकिल गैस का कितना फ्लो रेट आपने मेंटेन करना है इन ऑर्डर टू अचीव योर डिजायर्ड कंपोजिशन। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? एक दफ़ा देख लो, फिर मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है, सो दैट वी कैन मूव ऑन। पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो ये आरजी वाला बताओ। देखो दोबारा सुन लो इसको। टोटल हाइड्रोजन की बात करें कि हाइड्रोजन टोटल रिएक्टर के अंदर कितना एंटर हो रहा है, ठीक है। हमारे पास कितना हाइड्रोजन टोटल रिएक्टर के अंदर एंटर हो रहा है? एक तो फ्रेश हाइड्रोजन एंटर हो रहा है हमारे पास, और एक रिसाइकिल हाइड्रोजन एंटर हो रहा है, ठीक है। फ्रेश हाइड्रोजन तो हमें मालूम है, हमने पीछे मालूम कर लिया था यहाँ पे, सही है, फ्रेश हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड है। लेकिन हमारे पास रिसाइकिल हाइड्रोजन की वैल्यू अभी हमारे पास नोन नहीं है। पर्च की नोन है, लेकिन रिसाइकिल कितना करवा रहे हैं ये अभी तक नोन नहीं है, हमें वो मालूम करना है। हम कैसे मालूम करेंगे? एक हमें टॉलिन कितना रिसाइकिल हो रहा है और हाइड्रोजन कितना रिसाइकिल हो रहा है, हमें ये दोनों मालूम करना है। दोनों को मालूम करने का सबसे अच्छा तरीका ये कि आप मोलर रेशियो यूज़ करोगे, ठीक है। अब मोलर रेशियो आप कैसे यूज़ करोगे कि पहले तो आपने देखा टोटल टॉलिन आपका कितना रिक्वायर्ड है, आपने देखा कि फ्रेश फीड में आप टॉलिन आपका इतना चाहिए और इतना टॉलिन अनरिएक्टेड बच रहा है। तो जो अनरिएक्टेड बच रहा है वही पूरा आप रिसाइकिल पैक करवाओगे, तो टोटल टॉलिन क्या हो जाएगा आपके पास? एक जो आपके पास फ्रेश टॉलिन है और दूसरा वो रिसाइकिल पैक टॉलिन जितना रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। कन्वर्जन आपको इजीली मालूम होगी कि कितना कन्वर्जन आपकी हुई है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट रिसाइकिल टॉलिन, इसके अंदर कोई मसला नहीं। मसला है हाइड्रोजन के अंदर। हाइड्रोजन के अंदर मसला ऐसे है कि हाइड्रोजन पर्ज भी हो रहा है, हाइड्रोजन एक्सेस में भी है और हाइड्रोजन रिसाइकिल बैक भी हो रहा है। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स पे वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब हम हाइड्रोजन को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे मोलर रेशियो वाला कॉन्सेप्ट। मोलर रेशियो क्या होता है कि कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास एंटर हो रहे हैं डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ फीड, बाकी जितनी भी फीड है जो एक्सेस में नहीं है उसकी फीड, ठीक है, इन दोनों का रेशियो। इससे आप इजीली टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हो, क्योंकि जो आपके पास बाकी फीड है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो वो तो बिल्कुल एग्जैक्टली जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही आप इंट्रोड्यूस करवाओगे, उसके अंदर तो कोई एक्सेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ स्टीचियोमेट्री के हिसाब से कि 100 मोल्स ऑफ टॉलिन को मैंने रिएक्ट करवाना है तो वो 100 ही रहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन के लिए हम जो है एक्सेस यूज़ कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो बाय यूजिंग दिस यू कैन ईजिली कैलकुलेट द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन कैसे, हमारे पास कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमें रिक्वायर्ड है। ये मोलर रेशियो है, ये आपके पास ऑलरेडी डिफाइंड होता है, सेट होता है, ये तो आपको केमिस्ट जो है ऑलरेडी सेट करके देगा अपने लैब के अंदर कि आप इसको इतने मोल्स प्रोवाइड करोगे तो ये आपको इतने % ईल्ड देगा, इतनी इसकी सेलेक्टिविटी होगी, इतनी इसकी कन्वर्जन होगी, वो आपको पूरा जो है ग्राफ प्लॉट करके देगा विद रिस्पेक्ट टू मोलर रेशियो, ठीक है। अब आपके पास आप इसको मोलर रेशियो को यूज़ करके आप मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मालूम करके कि टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आपके रिक्वायर्ड है। टोटल मोल्स किसके बराबर होंगे फीड के अंदर? टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बराबर होंगे रिसाइकिल हाइड्रोजन कितना है प्लस आप फ्रेश फीड के अंदर हाइड्रोजन कितना इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये आ गए टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टर के अंदर एंटर हो रहे हैं, ठीक है। अब रिसाइकिल का आप मैम ये एमआर का मतलब रिसाइकल नहीं, एमआर का मतलब है मोलर रेशियो, ये रहा मोलर रेशियो। मैं अगर आप लोगों ने असाइनमेंट देखा है तो असाइनमेंट के अंदर मैंने आप लोगों को दिया था 1:5 का रेशियो, कि 1 रेशियो टॉलिन है और 5 रेशियो हाइड्रोजन है। तो अगर लेट्स से 100 मोल्स ऑफ टॉलिन आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो 500 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करवाओगे आप। स्टीचियोमेट्री के हिसाब से देखोगे तो 1 मोल ऑफ टॉलिन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के एंड इट इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ बेंजीन एंड 1 मोल ऑफ मीथेन। लेकिन ये तो स्टीचियोमेट्री के हिसाब से, इन एक्चुअल जो है हमारे पास ये फीजिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास टॉलिन की कन्वर्जन लिमिट, टॉलिन लिमिटिंग रिएक्टेड है, तो वो अपने जो रिएक्शन है उसको लिमिट कर देता है और 100% कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट
टू इन ऑर्डर टू कम्प्लीटली कन्वर्ट टॉलिन इनटू बेंजीन हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एक्सेस में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उससे क्या होता है कि टॉलिन ज़्यादा, मैक्सिमम टॉलिन हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन के अंदर। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम एक्सेस में इंट्रोड्यूस करवाए तो हमारे पास कोई ना कोई रेशियो तो होगा ना। अब लेट्स से मैं 1:5 का रेशियो नहीं, मैं कह रही हूँ कि मैं अपनी मर्जी से जो है 1:10 का रेशियो रख लूँ, ठीक है, सही है, हमारे पास टॉलिन कन्वर्ट हो जाएगा 1:10 के रेशियो में भी। लेकिन फिर आपको रिएक्टर का वॉल्यूम भी बढ़ाना पड़ेगा। रिएक्टर का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपको फिर उसका प्रेशर भी मेंटेन करना पड़ेगा। फिर सिंस हाइड्रोजन हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो अपना भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्वियसली बात, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब मिलकर कंट्रीब्यूट करेगी रिएक्टर के एलिवेटेड प्रेशर पर। और फिर रिएक्टर का वॉल्यूम कितना बड़ा, फिर आपको पाइपिंग सिस्टम भी अपना इतना बड़ा इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, ज़्यादा कंप्रेसर की एफिशिएंसी यूज हो जाएगी। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मोलर रेशियो नहीं ले सकते हो, आपको एक ऑप्टिमम मोलर रेशियो लेना होता है ताकि आपका रिएक्टर का वॉल्यूम भी जो है फीजिबल रहे, रिएक्टर की जो ऑपरेटिंग कंडीशंस है वो भी अफोर्डेबल हो, बहुत ज़्यादा जो है अनअफोर्डेबल ना हो जाए, महंगी ना हो जाए, ठीक है। कंप्रेसर की ड्यूटी बिला वजह फजूल में आप 1:10 का रेशियो ले लो, जबकि आपको 5 से भी गुजारा हो जाना था, तो बिला वजह फजूल में कंप्रेसर को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ रहा है, ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो अपनी मर्जी से आप मोलर रेशियो नहीं ले सकते हो कि आपने कितना एक्सेस में हाइड्रोजन प्रोवाइड करना है, ये डिफाइंड होता है, डिज़ाइन वेरिएबल है ये, ठीक है। तो इजीली बाय यूजिंग दिस मोलर रेशियो आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल हाइड्रोजन कितने रिएक्टर के अंदर एंटर हो रहे हैं, ठीक है। अब टोटल जो हाइड्रोजन के मोल्स हैं वो कितने एंटर हो रहे हैं, एक तो रिसाइकिल स्ट्रीम से एंटर हो रहे हैं और कुछ फ्रेश फीड के एंटर हो रहे हैं, बाकी कोई से हाइड्रोजन तो एंटर नहीं हो रहा ना। अब फ्रेश फीड का तो हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया था कि YFH इंटू FG, सही है। लेकिन रिसाइकिल स्ट्रीम का हमने कैलकुलेट नहीं किया थी अब तक कि रिसाइकिल स्ट्रीम का फ्लो रेट क्या होगा, रिसाइकिल स्ट्रीम में मोलर फ्रैक्शन कितना होगा हाइड्रोजन का, भी हमें नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ यूज़ की, हमने कहा कि हमारे पास जो स्ट्रीम है, हमारे पास जो स्ट्रीम है जो वेपर रिकवरी सिस्टम से हाइड्रोजन मीथेन की आ रही है, ये स्प्लिट हो रही है इनटू 2, एक पर्ज में स्प्लिट हो रही है और दूसरी रिसाइकिल में स्प्लिट हो रही है। तो रिसाइकिल स्ट्रीम का फ्लो रेट और पर्ज का फ्लो रेट डिफरेंट होगा, लेकिन दोनों की कंपोजिशन तो सेम होगी ना। जितना मोलर फ्रैक्शन हाइड्रोजन का पर्ज में मौजूद है उतना ही मोलर फ्रैक्शन आपके पास जो है रिसाइकिल में मौजूद होगा, ठीक है। तो जब ये वाली कंडीशन है तो इजीली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिसाइकिल स्ट्रीम भी, कि अगर रिसाइकिल स्ट्रीम में इतना हाइड्रोजन सेम एज पर्ज मौजूद है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे YRH की जगह पे आप पर्ज का ही मोल फ्रैक्शन लगा दोगे हाइड्रोजन का। अगर आप यहाँ पे YRH लगाते तो आपके पास एक और अननोन वेरिएबल हो जाता, फिर आपको 2 इक्वेशंस चाहिए होती इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रिसाइकिल स्ट्रीम। लेकिन फिर आपने देखा कि जो रिसाइकिल स्ट्रीम है वो पर्ज से ही प्रोड्यूस हो रही है, आधी पर्ज हो रही है और आधी रिसाइकिल हो रही है, तो वाई यूज अ डिफरेंट वेरिएबल। हम डिफरेंट वेरिएबल क्यों यूज करें, यहाँ पर वी कैन इजीली गो फॉर द सेम मोल फ्रैक्शन एज पर्ज, जो पर्ज का मोल फ्रैक्शन है हाइड्रोजन का, हम उसी को अगर यूज कर लें क्योंकि सेम ही है, तो हमारे पास एक वेरिएबल कम हो गया। अब आपको YRH कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपने कहा कि पर्ज के अंदर जितने हाइड्रोजन के मोल फ्रैक्शंस है उतने ही रिसाइकिल स्ट्रीम के अंदर हाइड्रोजन के मोल फ्रैक्शंस होंगे। अब आपके पास क्या बचा, सिर्फ एक वेरिएबल बचा विच इज Rg, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट द फ्लो रेट ऑफ रिसाइकिल गैस, कि रिसाइकिल गैस का फ्लो रेट कितना है, क्योंकि आपके पास YPH भी नोन है, आपने पहले कैलकुलेट कर लिया, FG/YFH भी नोन है, आपने पहले कैलकुलेट कर लिया, टोटल जो फ्रेश फीड टॉलिन का है वो भी नोन है, कन्वर्जन भी नोन है आपके पास, MR भी नोन है, तो इजीली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिसाइकिल गैस, के रिसाइकिल गैस का फ्लो रेट कितना है। कोई प्रॉब्लम इसके मैम अंदर? रिसाइकल गैस यानी कि हाइड्रोजन मीथेन का ना, वो जो रिसाइकल हो रहा है, या इसमें बिल्कुल टोलिन भी? नहीं नहीं, देखो टॉलिन का तो अलग से रिसाइकिल हो रहा है ना, ये रहा तो टॉलिन, ये रिसाइकल तो अलग और है से, ना मैम, ओरल? तो मैंने किया है ना टॉलिन को इंक्लूड। नहीं, देखो इसमें नहीं होगा मैम, जो आपने इस Rg लिखा हो। नहीं, ये सिर्फ हाइड्रोजन के रेफरेंस से बात हो रही है, टॉलिन को हमने ये रहा रिसाइकिल पैक टॉलिन Ft1-X, ये क्या बात हो रही है, टोटल हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन कितना एंटर हो रहा है, एक रिसाइकिल हाइड्रोजन एंटर हो रहा है और एक फ्रेश वाला हाइड्रोजन एंटर हो रहा है। अगर टोटल टॉलिन की बात करेंगे तो टोटल टॉलिन कितना एंटर हो रहा है, एक फ्रेश टॉलिन एंटर हो रहा है और एक रिसाइकिल टॉलिन एंटर हो रहा है, ये रहा वो रिसाइकिल टॉलिन। आप हाइड्रोजन की अलग इक्वेशन बनाओगे, टॉलिन की अलग इक्वेशन बनाओगे, क्योंकि दोनों अलग सही है अलग मैम। स्ट्रीम है, एक स्ट्रीम नहीं है, ठीक है। कंपोनेंट मटेरियल बैलेंस करते हैं हम, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस टोटल स्ट्रीम्स का होता है,
ठीक है, हम इंडिविजुअल कंपोनेंट का मटेरियल बैलेंस करते हैं कि ए इतना होगा, बी इतना होगा, सी इतना होगा, डी इतना होगा। इंडिविजुअल कंपोनेंट का मटेरियल बैलेंस होगा। हाइड्रोजन का अलग होगा, बेंजीन का अलग होगा, डाइफेनाइल का अलग होगा, टॉलिन का अलग होगा, मीथेन का अलग होगा। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? चलो, अब हमारे पास वही बात हो गई कि हमारे पास एफ जी हमने ऑलरेडी ड्राइव कर ली थी, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, आर जी हमने ड्राइव कर ली फर्दर। इसको हमने कुछ नहीं किया, इसको हमने जो है ना सिर्फ जो है रीस्ट्रक्चर किया। ठीक है, रीस्ट्रक्चर कैसे किया कि हमने फ्रेश टॉलिन की वैल्यू डाली है, ठीक है, और हमने उसको रीस्ट्रक्चर किया। ठीक है, कोई इतना मसला नहीं, यू कैन ईजिली गेट इट। फ्रेश टॉलिन की वैल्यू डालोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये वाली इक्वेशन आपकी आ जाएगी। ड्राइव कर लेना, कोई इतना मसला नहीं, हार्डली 3 स्टेप में होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम ड्राइव कर चुके थे पिछली वाली इक्वेशन के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास डिज़ाइन वेरिएबल क्या क्या हो गए? पहले हमारे पास सिर्फ 4 डिज़ाइन वेरिएबल थे, पीबी था, एस था, वाईपीएच था, और हमारे पास नहीं सिर्फ 4 थे। एक मिनट, और सॉरी, हमारे पास एफ जी था डिज़ाइन वेरिएबल, पी जी था डिज़ाइन वेरिएबल, पी बी था, और एस था। ठीक है, और वाई पी एच था। अब हमारे पास डिज़ाइन वेरिएबल क्या हो गए? पी बी हो गया, एस हो गया, वाई पी एच हो गया, एफ जी हो गया, आर जी हो गया, एम आर हो गया, और एक्स हो गया। ठीक है, इसमें से जो है आप पी बी आपका सेट होगा, सही डिफाइंड होगा, यू हैव टू डिफाइन इट बिफोर सारी कैलकुलेशन के। ठीक है, जो सेलेक्टिविटी है वो भी आपके डिज़ाइन बिफोर मटेरियल बैलेंस आपके पास डिफाइन होगी। सही है, आपकी बेसिस ऑफ कैलकुलेशन होगी। जो वाई पी एच है यानी पर्ज में हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन, वो भी आपका क्या डिज़ाइन वेरिएबल है, वो भी आप ऑलरेडी अज्यूम कर लोगे, पहले से ही उसको सेलेक्ट कर लोगे। जो मोलर रेशियो है आपके पास वो भी डिफाइंड होगा। एक्स जो है कन्वर्जन कि कितना कन्वर्ट हो रहा है टॉलिन, वो भी आपके पास डिफाइन होगा। बाकी यूजिंग दीज वेरिएबल्स यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच जी, यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर जी, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी जी। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल बैलेंस खत्म हो गया। अब एक दफ़ा अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो एक दफ़ा सोच लो, मुझे बता दो ताकि वी कैन मूव ऑन। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी स्लाइड के अंदर, क्योंकि मटेरियल बैलेंस यहाँ पे ख़त्म हो गया। आपकी मटेरियल बैलेंस के अंदर कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी जो वेरिएबल्स है वो कम से कम हो, और आपके पास जो है डिज़ाइन वेरिएबल्स बेशक जितने भी हो, लेकिन वेरिएबल्स कम से कम होने चाहिए। जी बोलिए। इसमें टेबल नहीं बनाएंगे? टेबल हमने ऑलरेडी बना दिया था, लेकिन इफ़ यू वांट टू मेक अ टेबल तो आप इजीली बना सकते हो। मैं बता देती हूँ कैसे बनाते हो। ठीक है, यहाँ पे जो है आप एक टॉलिन की और स्ट्रीम ऐड करवाओगे, यहाँ पे 2 के बाद। ठीक है, थर्ड को आप कर दोगे रिसाइकिल बैक टॉलिन, और थर्ड में वैल्यू लिख दो कि आप टॉलिन की क्या है, रिसाइकिल बैक की। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आप 6 एक कॉलम बनाओगे, उसके अंदर आप लिखोगे ये वाला कॉलम, रिसाइकिल हाइड्रोजन वाला कॉलम। ठीक है, लेकिन उसके अंदर फिर जो है आपके पास यहाँ पे वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगी। अच्छा एक काम करो, मैं इसका मैम जिस तरह ये इक्वेशंस बनी है और ये मास बैलेंस या मटेरियल बैलेंस हुआ हुआ है, तो ये इन इक्वेशंस के लिए हुआ हुआ है। अगर सर्टेन इक्वेशंस डिफरेंट आ गई पेपर्स में तो फिर हमें मटेरियल बैलेंस पूरा डिफरेंट करना होगा, वेरिएबल्स भी पूरी चेंज आएंगे। वेरिएबल्स, डिज़ाइन वेरिएबल्स चेंज होंगे, उसके अंदर भी होगा कि सेलेक्टिविटी आपकी होगी, मोलर रेशियो आपका होगा, कन्वर्जन होगी आपकी, प्रोडक्शन रेट आपका डिफाइन होगा। ठीक है, लेकिन तरीका मे भी डिफरेंट हो जाएगा। मे बी लेट्स से आपके पास एक पेपर में कोई इक्वेशन आती है, उसके अंदर मैं पर्ज नहीं करवा रही हूँ, ना रिसाइकिल करवा रही हूँ, तो सिंपल आप फिर उसके अंदर जो है मटेरियल बैलेंस करोगे, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट वाला। लेट्स से मैंने जो है एक रिसाइकिल पैक करवाया कम्प्लीटली, मैंने पर्ज नहीं करवाया, तब तो बहुत ही आसान हो गया। रिसाइकिल पैक करवाया कम्प्लीटली, तो यानी आपके पास कोई पर्ज कैलकुलेट नहीं करना है, आपके पास जितना अनरिएक्टेड होगा वो सारा का सारा रिसाइकिल पैक हो जाएगा। तो फिर आप डायरेक्टली जैसे टॉलिन का हमने किया था ना कैलकुलेट, आप वैसे ही आप उसका कैलकुलेट कर लोगे। जैसे टॉलिन का कैलकुलेट किया था ना हमने कि टोटल टॉलिन इतना है और इतना हमारे पास अनरिएक्टेड है, तो ये सारा रिसाइकिल पैक हो जाएगा। अगर पर्ज नहीं करवानी तो सिंपल ये वाली टर्म यूज़ कर लोगे आप। अगर एक्सेस में है तो फिर आपको ऑब्वियसली बात है, आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि कितना मोलर रेशियो है।
अगर एक्सेस में नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के हिसाब से है, तो फिर आप डायरेक्टली कर लोगे। तो ये तो यू हैव टू चेक बाय योरसेल्फ कि आपका करंट जो रिएक्शन है वो क्या है, और उसके ऊपर प्रोसेस फ्लो डायग्राम किस तरीके से जो है फंक्शन कर दिया। मैम अगर आप सर्टेन इक्वेशंस या सर्टेन बता दें प्रोसेस, तो हम उसकी प्रैक्टिस कर लें, प्रिपेयर कर लें पहले से। मैं कितने रिएक्शंस दे दूंगी आप लोगों को? देयर आर मिलियंस ऑफ रिएक्शंस। अब मैं आप लोग को इतना कॉम्प्लिकेटेड तो दूंगी नहीं कि 4-6 रिएक्शंस एक साथ हो रहे हो एट दिस स्टेज। आफ्टर रिएक्टर डिजाइनिंग माइट बी वो 6 रिएक्शंस वाला क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन अभी एट दिस स्टेज जो भी रिएक्शंस होंगे वो हार्डली 1 और सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे, सीरीज में भी नहीं होंगे, पैरेलल में होंगे, और वो यही होंगे 2 रिएक्शंस होंगे, 3 रिएक्शंस होंगे, इतना मुश्किल नहीं होगा। दूसरी बात ये कि जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट के अंदर यही है कि आपको यही सारी जो है, मैं असाइनमेंट की भी बात कर लूँ। असाइनमेंट के अंदर मैंने आपको पीबी भी डिफाइन कर दिया था कि मोलर जो हमारे पास प्रोडक्शन रेट है बेंजीन का वो 273 मोल पर आ रहा है प्रोबेबली, या 263 मोल पर आ रहा है बेंजीन का। असाइनमेंट के अंदर मैंने सेलेक्टिविटी का आपको फॉर्मूला दे दिया था, आप सेलेक्टिविटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। YPH भी मैंने डिफाइन कर दिया था, YFH भी डिफाइन कर दिया था कि 90% जो है आपके पास हाइड्रोजन, 95% हाइड्रोजन है और 5% मीथेन था फीड के अंदर। ठीक है, कन्वर्जन भी डिफाइन कर दी थी कि 90% कन्वर्जन थी। मोलर रेशियो भी डिफाइन कर दिया था, 5:1 का मोलर रेशियो था। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है असाइनमेंट के अंदर। आपने यही इक्वेशंस यूज करनी है, FG यूज करना है, RG यूज करना है, PG यूज करना है, और आपने जो है कैलकुलेट करनी है सारी टर्म्स, और आपने इस तरह का टेबल ड्रॉ करना है। ये वाला टेबल ड्रॉ करना है आपने असाइनमेंट के अंदर आखिर में, सारी इक्वेशंस को ड्राइव करने के बाद, उनके अंदर वैल्यूज पुट करने के बाद, कि आखिर में आपके पास जो है फीड के अंदर कितना हाइड्रोजन का कंपोनेंट है, कितना मीथेन है, कितना आपके पास टॉलीन है, कितना बेंजीन प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। तो आई थिंक असाइनमेंट कोई भी इशू नहीं है, आप सारी इक्वेशंस तो आपके पास कैलकुलेट ड्राइव हुई नहीं है, आपने इक्वेशंस के अंदर मैं असाइनमेंट का नहीं कह रही, क्योंकि असाइनमेंट में तो यही मटेरियल बैलेंस यूज हो जाएगा। अदरवाइज अगर कोई और इक्वेशन होगा तो उसकी मटेरियल बैलेंस डिफरेंट करनी होगी ना, फिर तो सारी इक्वेशंस डिफरेंट हो जाएंगी। इसके लिए एक और चीज़ देख लो, मैंने वैसे सोचा था कि आज मैं ये वाला लेक्चर कंप्लीट करवा दूंगी, लेकिन अब एक डिस्कस कर लो, ये मैं आप लोग के लिए प्रिपेयर किया था, ये भी मैं आप लोग को शेयर करवा देती हूँ। आई थिंक यू कैन नॉट सी इट राइट नाउ, लेट मी। मैंने बुक के अंदर एग्जांपल देखी थी, उसमें वो सिलेक्टिविटी का फार्मूला डिफरेंट लिखा हुआ था, वो कन्वर्जन से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? उसके अंदर वो कन्वर्जन और सिलेक्टिविटी का आपस में कोरिलेशन था जो दिया हुआ है ना बुक के अंदर। तो मैंने आपको सिलेक्टिविटी का फार्मूला मैंने जो असाइनमेंट में आपको दिया, देखो सेलेक्टिविटी जो ना लिटरेचर रिव्यू से कैलकुलेट होती है। सेलेक्टिविटी का जो जनरल फॉर्मूला है ना, जो मैंने डिफाइन किया है वही है। अब जो मैंने आप लोग का असाइनमेंट दिया ना, उसके लिए आप सेलेक्टिविटी का फॉर्मूला देख लो, वो कन्वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सेलेक्टिविटी हम वो लेते हैं जो हमारे पास पीछे लिटरेचर रिव्यू में किसी ने यूज़ की हुई हो, उसने ड्राइव की हुई हो। जो आपको केमिस्ट जो है ड्राइव करके देगा सेलेक्टिविटी अपने लैब के अंदर, आप वही यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करती है, कंडीशन टू कंडीशन वेरी करती है। अब मैंने जो आपको सेलेक्टिविटी का फॉर्मूला बताया, आप अपनी कैलकुलेशन उसी के ऊपर करोगे। ठीक है, वो डिज़ाइन पैरामीटर है, मैं अपने हिसाब से उसको सेट कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप कोई डिज़ाइन कर रहे हो खुद से, तो फिर आप जो है देखोगे कि आप प्रीवियसली कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है, आप उस फॉर्मूले को प्रेफर करोगे। ठीक है, अच्छा, ये वाले फॉर एग्जांपल एक केस स्टडी था, इसके अंदर जो है आपके पास साइक्लोहेक्सेन प्रोड्यूस हो रहा था बाय यूजिंग मीथेन। ठीक है, अब इसके अंदर जो है पूरा वही मैंने मटेरियल बैलेंस किया हुआ है। आई कैन शेयर इट टू यू, सारी कैलकुलेशन हुई हुई है फॉर द रेफरेंस। ठीक है, तो आप ये वाला पढ़ लेना, इसको देख लेना, तो ये एक और आपके पास एग्जांपल हो जाएगी जो मटेरियल बैलेंस कैसे परफॉर्म करना है। इज इट ओके? क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं डिफाइन कर सकूं, और ये सेम वही प्रोसीजर है जैसा हमने उसका किया था HDA प्रोसेस का, बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। मैम आपने एक लेक्चर कराया था जिसमें आपने हाइसिस करवाए थे ना, तो वो तो एक कंप्यूटर प्रैक्टिकल के लैब में, वो थ्योरी तो नहीं है?
वो थ्योरी नहीं है, वो प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और आप लोग के मेरे ख्याल में 22 से रिज्यूम हो जाएंगे क्लासेस, तो फिर प्रैक्टिकल हुआ मतलब डेली हुआ करेगा। तो फिर इंशाल्लाह मिड में तो नहीं होगा ना? नहीं, मिड में नहीं है। अच्छा ठीक है, अब हम बात करें थे उसकी हम पहले ये कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर वी विल डिस्कस अबाउट इट। हम यहाँ पर थे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इक्विलिब्रियम, अब हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन था, वो तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं था, वो सिंपल रिवर्सिबल था, हमने उसकी सारी कैलकुलेशन कर ली। सेकंड रिएक्शन का मसला ये है कि सेकंड रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन था। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में ये होता है कि आपको जो है मेंटेन करना पड़ता है कंसंट्रेशन, ताकि आपका रिएक्शन जो है आपकी डिजायर्ड साइड की तरफ मूव कर सके। अगर लेट्स से आपको जो है बेंजीन की प्रोडक्शन चाहिए थी, तो आप जो है रिएक्टेंट साइड की तरफ अपना इक्विलिब्रियम शिफ्ट करोगे। अगर आपको डायफेनाइल की प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, तो आप अपना फॉरवर्ड साइड की तरफ पुट करोगे। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर मसला सारा ये होता है कि ये सारी कैलकुलेशन हम इंप्लीमेंट ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। इन द एंड हमें बात करनी पड़ती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। और सीआरई में आप पढ़ चुके हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे हम जो है ड्राइव करते हैं। ये हमारे पास बराबर होता है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। और फिर इसकी ज्योमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी एक मसला है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम डायनेमिक स्टेट की बात करें, हम रियल स्टेट की बात करें, तो जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा सेम तो रहेगी नहीं। और लेट्स से हम अगर पीएफआर यूज करें, सीएसटीआर के अंदर तो चले समझ आ गए यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन है स्टेडी स्टेट पे, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं पीएफआर की, तो पीएफआर के अंदर तो हर हमारे पास जो है सेक्शन के अंदर कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। तो तब हमारे पास ये वाले जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट ये जो इक्वेशन है, ये हमारे पास प्रॉब्लम करती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उसको कंसंट्रेशन से डील नहीं करते। उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, उसको फ्यूगैसिटी से डील करते हैं। ये रही फ्यूगैसिटी कि हमारे पास प्रोडक्ट की कितनी फ्यूगैसिटी है डिवाइड बाय हमारे पास रिएक्टेंट की कितनी फ्यूगैसिटी है। फ्यूगैसिटी आई एम श्योर आप लोग को पता होगा क्या होता है। अच्छा, फ्यूगैसिटी के बाद भी हम जो है उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग मोल फ्रैक्शंस, कि हर जो रिएक्टेंट है या हर कंपोनेंट है उसका किसी पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन क्या है और फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। तो हम जो है अपनी जो ये वाली जो इक्वेशन है, वी कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली फॉर स्टडी स्टेट, फॉर डायनेमिक स्टेट। और स्टडी स्टेट में भी बहुत सारी कंडीशन पे इसको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर रिएक्टर की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो कंसंट्रेशन हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन वेरी करेगी। जब कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन वेरी करेगी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करेगी, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू यूज दिस इक्वेशन। तो टू अवॉइड द यूज ऑफ कंसंट्रेशन हम क्या करते हैं, ऐसी चीज यूज करते हैं जो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। और चीज चेंज क्या नहीं हो रही है, मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं हो रहे हैं, फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट चेंज नहीं हो रहा है। फ्यूगैसिटी चेंज हो सकती है लेकिन फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट चेंज नहीं होगा, मोल फ्रैक्शंस चेंज नहीं होंगे। जो आपके डिजाइन मोल फ्रैक्शंस है हमेशा वही रहेंगे। फ्यूगैसिटी इसलिए चेंज हो सकती है क्योंकि मोलर फ्लो रेट चेंज होता रहता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन वो है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट है, आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, आप उसको कैलकुलेट करोगे नॉट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन बट विद रिस्पेक्ट टू फ्यूगैसिटी, ठीक है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम बता दो मुझे, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम? समझ गया मैं में से वो अपना हम क्यों नहीं यूज करेंगे कंसंट्रेशन, फ्यूगैसिटी यूज करेंगे। देखो मैं आपने बहुत जल्दी जल्दी बता कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, कंसंट्रेशन जो हमारे पास जो ना रिएक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब सीएसटीआर के अंदर भी या पीएफआर के अंदर भी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। पीएफआर के अंदर तो विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन भी हमारे पास कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। जैसे 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 हमारे पास जो है जो फ्लो हमारे पास आगे मूव हो रहा है पीएफआर के अंदर, तो विद रिस्पेक्ट टू एरिया हमारे पास कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट तो नहीं रही। तो अगर हमारे पास कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं है पीएफआर के अंदर या किसी और रिएक्टर के अंदर, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, रियल कंसंट्रेशन, आइडियल की बात नहीं कर रही, ठीक है। तो आप डिजाइनिंग के लिए अगर आप कंसंट्रेशन की बेस पे अपना डिजाइन करोगे तो इट कैन ब्रिंग यू ट्रबल, एरर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आप उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो कंसंट्रेशन जो आपने आइडियली कैलकुलेट किया किसी भी वजह से अगर वो फ्लक्चुएट हुई तो इक्विलिब्रियम आपका जो है शिफ्ट हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा तो देयर इज अ चांस कि आपका जो प्रोडक्शन रेट है वो भी फ्लक्चुएट है। आप अफोर्ड तो नहीं कर सकते इतना बड़ा ब्लंडर। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड ये सब सारा केओस हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को यूज नहीं कर रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमने क्या किया, अपनी इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया इन टर्म्स ऑफ फ्यूगैसिटी।
अच्छा, फ्यूगैसिटी भी हम सिर्फ वेपर फेस के लिए यूज़ करते हैं, अगर लिक्विड फेस होगा तो वी विल नॉट यूज़ फ्यूगैसिटी। ठीक है, अगर वेपर फेस है तो हम फ्यूगैसिटी यूज़ करें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वेपर्स के लिए इट्स डिफिकल्ट टू यूज़ एनी अदर वेरिएबल। फ्यूगैसिटी सबसे इजी वेरिएबल है जो हमारे पास बता रहा है कि कितना हमारे पास फ्रैक्शन है जो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, रेशियो हमारे पास ईजी है इसका कैलकुलेट करना। ठीक है, अब फ्यूगैसिटी में भी प्रॉब्लम ये है कि फ्यूगैसिटी के अंदर भी फ्लक्चुएशन आ सकती है, क्योंकि तो फ्यूगैसिटी हमारे पास उस पॉइंट पे उस टाइम पे उस कंपोनेंट की है। तो हम फ्यूगैसिटी को भी क्या करेंगे, फर्दर मॉडिफाई करेंगे। हम कैसे मॉडिफाई करेंगे फर्दर फ्यूगैसिटी को, कि हमने फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट यूज की। मीथेन का डिफाइंड है यूनिवर्सली, एक ही मीथेन का हमेशा फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट होगा। हाइड्रोजन का डिफाइंड फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट है, ये बेंजीन का डिफाइंड फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट है, टॉलिन का डिफाइंड फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट है। तो हमने क्या किया, उस कोफिशिएंट को यूज़ किया। अब ऑब्वियस सी बात है हम वो कोफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं तो उसका रेशियो क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन, कि उस पॉइंट पे कितना मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन का था, कितना मोल फ्रैक्शन बेंजीन का था। ठीक है, अब जो ये रिएक्शन है ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन प्रोड्यूस हो रहा है और बेंजीन और हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास टॉप पे क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन की फ्यूगैसिटी आ गई, बॉटम पे क्या होगा, बेंजीन और हाइड्रोजन की फ्यूगैसिटी आ गई। अच्छा, बेंजीन हमारे पास जो स्टीरियोमेट्रिक रेशियो था वो था 1:3 का, तो ये हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया, 3 की पावर आ गई। अब इस फ्यूगैसिटी को हमने रिप्लेस कर दिया विद फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अच्छा, यहाँ पे जो है पावर 3 आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 है, ये ब्लंडर है मेरा, मैं इसको करेक्ट कर दूंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने टोटल प्रेशर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन एक्सेस में यूज़ हो रहा था, बाकी सारे एक्सेस में नहीं थे। तो जो फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट था वो इनफ था हमारे पास कोरिलेट करने के लिए। लेकिन अब एक चीज़ है जो एक्सेस में यूज़ हो रही है, तो वो फिर डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे प्रेशर यूज़ ना करूँ हाइड्रोजन टोटल प्रेशर हाइड्रोजन के साथ, तो एक प्रॉब्लम होगी। वो हमारे पास जो वैल्यू कैलकुलेट करेगा वो उस वक्त कैलकुलेट करेगा जब हमारे पास रेशियो बिल्कुल हमारे पास बराबर का हो, कि लेट्स से मैं कह रही हूँ 1 मोल ऑफ बेंजीन हमारे पास 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें, तो ये बिल्कुल क्या एग्जैक्ट रिलेशन। लेकिन हाइड्रोजन तो मैं एक्सेस में यूज़ कर रही हूँ, तो हाइड्रोजन के मोल्स तो ज़्यादा है, तो वहाँ पे मैं फिर हाइड्रोजन का प्रेशर भी इंकॉर्पोरेट करवाऊंगी। वो प्रेशर क्या करेगा, हेल्प करेगा हमें कैलकुलेट करने के लिए टोटल हाइड्रोजन की फ्यूगैसिटी को। ठीक है, तो कंसंट्रेशन से ज़्यादा बेहतर हमारे पास ऑप्शन ये होता है, क्योंकि हम जितने ज़्यादा हमारे पास अननोन वेरिएबल्स होंगे उतना ज़्यादा हमारे पास सिस्टम्स के अंदर एरर के चांसेस होंगे, डेविएशंस के चांसेस होंगे। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी तमाम इक्वेशंस को इस तरीके से मॉडिफाई करें कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो कम हो जाएं और हमारे पास कोफिशिएंट्स या हमारे पास फिक्स पैरामीटर्स इंक्लूड हो जाए। अभी राइट नाउ जो कंसंट्रेशन है वो भी वेरिएबल है। ठीक है, तो वो वेरिएबल हमारे पास चांस कर सकता है फ्लक्चुएशन, और वो फ्लक्चुएशन लीड कर सकती है बहुत मेजर डेविएशन से। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट वी हैव यूज फ्यूगैसिटी फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शंस ओनली, वेपर फेज इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए। ठीक है, लिक्विड फेज के लिए नहीं है, सिर्फ वेपर फेज के लिए। अब भी समझ नहीं आया तो बताओ मुझे, मैं दोबारा से इसको समझाती हूँ। बताओ मुझे समझ आया नहीं आया। आपने कहा कि अपना वो मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है, मतलब मोल फ्रैक्शन कैसे चेंज नहीं होते, वो भी तो चेंज होंगे ना। फ्लो रेट चेंज होता है, मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होते। अगर मैं कह रही हूँ कि फीड के अंदर 95% हाइड्रोजन है और 5% मीथेन है, तो फ्लो रेट बेशक 1000 हो, फ्लो रेट बेशक 2000 हो, मोल फ्रैक्शन हमेशा सेम रहेंगे, क्योंकि आप जहाँ से सप्लाई ले रहे हो अपने रॉ मटेरियल की वो थोड़ी चेंज होगी। अगर आप कहीं से खरीद रहे हो ना अपना रॉ मटेरियल, तो वो तो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करेंगे ना, वो हमेशा आपको 95% हाइड्रोजन देंगे और 5% मीथेन होगी उसके अंदर। ठीक है, फ्लक्चुएशन मोल फ्रैक्शंस की जो है आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आती, मेजर फ्लक्चुएशन मोल फ्रैक्शन में नहीं आती है, फ्लो रेट के अंदर फ्लक्चुएशन आती है। मोल फ्रैक्शन बेसिकली कांस्टेंट ही रहते हैं। रिएक्टेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, इसमें तो पूरे वो रिएक्शन की बात कर रहा हूँ जो आगे वो प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर आप कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो मोल फ्रैक्शन भी तो चेंज होगी ना। अगर कंसंट्रेशन भी तो एज मतलब मोल फ्रैक्शन ही है ना। जैसे टॉलिन है, टॉलिन इनिशियली आपने रिएक्टर के अंदर एंटर करवाया तो टॉलिन की कंसंट्रेशन लेट्स से 100% थी, फिर आफ्टर सम टाइम उसकी 95% हुई, फिर 80% हुई। टॉलिन रिएक्ट करेगा तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, मोल फ्रैक्शन भी फ्लक्चुएट करेगा। हम तो बात करें अपने इनपुट और आउटपुट की, लेकिन इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर हम इनपुट आउटपुट की बात नहीं करते, हम इक्विलिब्रियम पॉइंट
पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट में इक्विलिब्रियम शिफ्ट किसी की वजह से भी हो सकता है, वो प्रेशर ड्रॉप की वजह से भी हो सकता है, वो टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है, वो कंसंट्रेशन की वजह से भी हो सकता है, वो वॉल्यूम की वजह से भी हो सकता है। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स एवरीथिंग, वो इजीली जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब एक दफ़ा बेंजीन बन गया, टॉलिन बेंजीन में कन्वर्ट हो गया, अब लेट्स से टेम्परेचर ड्रॉप भी हो गया, तो वापस थोड़ी कि बेंजीन दोबारा से टॉलिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो तो सिंगल ऑर्डर वो है ना, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन रिवर्सिबल में मसला क्या होता है कि बेंजीन डाइफेनाइल में बन गया, जरा सा जो है हमारे पास टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, दोबारा से जो है डाइफेनाइल बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शंस हमारे पास इतना मसला नहीं करते, लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स एवरीथिंग, तो उनको हमें बहुत जो है अच्छे तरीके से डील करना पड़ता है। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि हम जो है उनको ऐसे, जो डिज़ाइनिंग के दौरान हम ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो ज़्यादा डेविएट ना करें। कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा डेविएट कर सकती है किसी भी वजह से, प्रेशर ड्रॉप हो गया, या लेट्स से इंसुलेशन सही नहीं है रिएक्टर की, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट हो गई, तो उसकी वजह से दोबारा से जो है रिएक्शन जो है दूसरी तरफ फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस आ जाती हैं। इरिवर्सिबल में तो सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है कि आपके पास एक दफ़ा कन्वर्जन हो गई, उसके बाद कुछ भी हो जाए वो वापस रिवर्स नहीं जाएगा, वापस रिएक्टेंट नहीं बनाएगा, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है, समझ आई मेरी बात? ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है, कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हर पॉइंट पे, हर इंस्टेंट पे कंसंट्रेशन चेंज होगी, कंसंट्रेशन चेंज होगी तभी तो प्रोडक्ट बनेगी, कंसंट्रेशन चेंज होगी, मोलर फ्रैक्शंस चेंज होंगे तभी तो। इसीलिए जो हम मटेरियल बैलेंस करते हैं, हम इनपुट और आउटपुट का करते हैं कि इतना हम इनपुट दे रहे थे और इतना हमें आउटपुट पे मिल रहा था, हम बीच की उस पर मटेरियल बैलेंस नहीं करते, ठीक है। उसके अंदर हम मोस्टली क्या करते हैं, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि कंसंट्रेशन इस तरीके से डेविएट कर रही है, कंसंट्रेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उस ग्राफ से हम डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। कभी भी हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के ऊपर जो है अपनी रिएक्टर के अंदर की डिज़ाइनिंग नहीं करते, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इज़ नॉट एक्यूरेट डाटा फॉर अस टू यूज़। हमेशा ग्राफिकल डाटा होता है रिएक्शंस का, कंसंट्रेशंस का, ठीक है। लेकिन ये जो हमने ऊपर मटेरियल बैलेंस किया है, ये तो सारा हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है, ये हमने सिर्फ इनपुट और आउटपुट का किया है। रिएक्टर के अंदर क्या हो रहा है ये अभी हमने नहीं पढ़ा, अभी हमने उसको सोचा भी नहीं, हमने अभी डिज़ाइन भी नहीं किया, ठीक है। सिर्फ इनपुट और आउटपुट की बात करें अभी हम। कोई और प्रॉब्लम इसके अंदर? अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कर लो, उसके बाद जो ना हम कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हीट इफेक्ट। अब हमने पूरा मटेरियल बैलेंस तो कर लिया है, एनर्जी बैलेंस भी हम इजीली इसी तरीके से कर सकते हैं कि इनपुट पे कितनी एनर्जी लिबरेट हुई थी, आउटपुट पे कितनी एनर्जी थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। असल मसला ये है कि हमने ये भी डिसाइड करना इनिशियली कि हम जो रिएक्टर डिज़ाइन करेंगे वो एडियाबैटिक होना चाहिए या आइसोथर्मल होना चाहिए। अब हमने कैसे चूज़ करना है कि रिएक्टर एडियाबैटिक होना चाहिए या आइसोथर्मल होना चाहिए? HDA प्रोसेस की बात करते हैं। HDA प्रोसेस में जो हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन है वो नोन है, ठीक है, स्टैंडर्ड है, -21,530 BTU पर LB मोल टॉलिन, ठीक है, ये डिफाइंड है, स्टैंडर्ड है। अब इससे हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो है कितनी हमने जो रिएक्टर को एडियाबैटिकली ट्रीट करना है या आइसोथर्मली ट्रीट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपके पास HDA प्रोसेस की जनरल हीट ऑफ रिएक्शन है। आप इसको अपने प्रोडक्शन रेट के ऊपर डिफाइन करोगे कि अगर आपका प्रोडक्शन रेट इतना है बेंजीन का तो कितनी हीट लिबरेट करेगा ये प्रोसेस, ठीक है। तो कैसे आप मालूम करोगे कितनी हीट लिबरेट हुई है कि आपका जो हीट ऑफ रिएक्शन है इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे अपने प्रोडक्शन रेट से कि इतना आप टॉलिन इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, ठीक है। तो वो टॉलिन कितना इंट्रोड्यूस करवा रहे हो आप, PB/S, तो इतना टॉलिन इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, इतना टॉलिन इतनी हीट रिलीज करेगा। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम? इसके अंदर कोई प्रॉब्लम कि आप कैसे अपनी हीट मालूम कर सकते हो कि कितनी हीट रिलीज होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन? हीट ऑफ रिएक्शन है, इसको आप मल्टीप्लाई करवा दोगे अपने लिमिटिंग रिएक्टेंट से। अच्छा, इसके अंदर मैंने PB/S क्यों यूज़ किया, टॉलिन क्यों यूज़ किया, हाइड्रोजन क्यों नहीं यूज़ किया है? क्योंकि हाइड्रोजन सारा का सारा कन्वर्ट नहीं हो रहा है, टॉलिन है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। टॉलिन जितना हमारे पास कन्वर्ट होगा, जितना हमारे पास टॉलिन यूटिलाइज होगा, उतनी ही हीट वो रिलीज करेगा या यूज़ करेगा, ठीक है। तो वी कैन नॉट यूज़ हाइड्रोजन इंस्टेड ऑफ टॉलिन हियर, या हम दोनों भी यूज़ नहीं करेंगे। ये किसी एक रिएक्टेंट कम पे डिपेंड करेगा, और वो रिएक्टेंट कौन सा होगा जो हमेशा मोस्टली सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला रिएक्टेंट। अगर हम हाइड्रोजन यूज़ करते हैं तो हाइड्रोजन
एक्सेस में तो वो हमारे पास ज़्यादा ह्यूज वैल्यू देता, विच वुड बी क्या कहते हैं नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट होती है वो वैल्यू, क्योंकि हाइड्रोजन तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऐसा है जो यूज़ ही नहीं हो रहा। जो इस पूरे हमारे सिस्टम के अंदर सिर्फ टॉलिन वाहिद ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे पास मोस्टली या क्या कहते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है इनटू प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो हीट ऑफ रिएक्शन है इट वुड बी डिपेंडेंट ऑन दी मोलर फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन के, सॉरी फ्लो रेट ऑफ टॉलिन के, हमारे पास टॉलिन कितना हम जो है रिएक्ट करवा रहे ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब हमारे पास सिंपल हम यहाँ पे MCP डेल्टा T वाला फॉर्मूला यूज करें। आपने बोला कि ये टॉलिन पूरा कंज्यूम हो रहा है, तो फिर दोबारा टॉलिन को दोबारा हम वो रिसाइकल भी तो कर रहे हैं जो नहीं कंज्यूम हो रहा। देखो वो तो हमारे पास टॉलिन हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, टॉलिन मैक्सिमम टॉलिन कन्वर्ट हो रहा है। अब आपको हाइड्रोजन चूज करना है और आपको टॉलिन चूज करना है। अगर आप हाइड्रोजन चूज करते हो तो देयर वुड बी मेनी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन जो हमारे पास रिएक्शन के लिए पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। तो अगर आप उसको यूज करोगे तो वो इतनी ज़्यादा हीट ऑफ एनर्जी आपको यहाँ पे लिबरेट बताएगा कि अगर उसकी बेसिस पे आप अपना रिएक्टर डिज़ाइन करोगे तो वो इनकरेक्ट होगा, एरर बहुत ज़्यादा होगा। हमारे पास जो टॉलिन है, कितना टॉलिन रिएक्टर है, PB/S रिएक्टर है ना। मैं कहती टोटल टॉलिन तो मैं यहाँ पे FT यूज़ करती, मैंने FT यूज़ नहीं किया। जितना टॉलिन रिएक्ट कर रहा है वो टोटल टॉलिन की बात करी, रिएक्ट कितना कर रहा है PB/S। टोटल टॉलिन अगर मैं लेती FT या FT लेती तो फिर आप कहते कि टॉलिन तो रिसाइकल बैक भी हो रहा है तो वो तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा तो वो हीट तो लिबरेट करेगा नहीं। मैं तो जो रिएक्ट किया है टॉलिन उस फ्रैक्शन की बात करूँ कि इतने टॉलिन ने रिएक्ट किया है और वो इतनी हीट रिलीज करेगा, तो इट वुड बी इक्वल टू PB/S। ठीक है, अब हमारे पास जो जनरली ये हमारे पास QR की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इन टर्म ऑफ न्यूमेरिक फॉर्म। अब आप जो है MCP डेल्टा T वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, आपके पास Tn मालूम है, रिएक्टर आप किस टेम्परेचर पे अपनी फीड को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। हमने कहा था कि 1150 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 13 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमारे पास ऑप्टिमम कंडीशन है फॉर दिस रिएक्शन। लेट्स से आप 1150 पे अपना फीड जो है एंटर करवा रहे हो इनटू द रिएक्टर, तो आपके पास क्या हो गया 1150 यहाँ पर आ गया। आपके पास QR नोन है, सही है। CP मैंने आपको सबकी बता दी, हाइड्रोजन की इतनी है, मीथेन की इतनी है, टॉलिन की इतनी है CP। ठीक है, ये सारी आपको लिटरेचर से मिल जाएंगी। जो मास फ्लो रेट है वो भी आपने कैलकुलेट कर लेना है। ये सारी जो हमने इक्वेशन की है मटेरियल बैलेंस की, इससे आप इजीली मास बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना हमारे पास हाइड्रोजन है, कितना हमारे पास मीथेन है, कितना हमारे पास टॉलिन है। तो आपके पास MCP भी मालूम हो गया, Tin भी मालूम हो गया, QR भी आपके पास नोन है बाय यूजिंग दिस टर्म। तो इजीली यू कैन फाइंड आउट Tout कि आउटलेट पे रिएक्टर का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम बताओ, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम? नो मिस। अब जो Tout आया ना, अगर Tout आपकी ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज से बाहर है, लेट्स से 1350 हो जा रहा है, तो फिर आप अपने रिएक्टर को आइसोथर्मली ट्रीट करोगे। यानी आप या तो कूलिंग जैकेट यूज़ करोगे ताकि आप वो एनर्जी जो हीट है उसको आप जो है रिमूव कर सको। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, आप रिएक्टर की जो है टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हो, तो आपको 1150 फिर मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करोगे? अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आपकी रेंज से बाहर है तो आप कूलिंग जैकेट्स लगा दोगे। अगर टेम्परेचर आपकी जो रेंज से बहुत कम हो गया है तो फिर आप जो है उसको हीटिंग कॉइल लगा दोगे या कोई भी चीज़ प्रोवाइड करोगे। अगर आपका टेम्परेचर विद इन द रेंज है, लेट्स से 1200 आया आपका Tout, तो फिर क्या है, फिर आप एडियाबैटिकली टील करोगे। यानी आप उसको कुछ भी नहीं करोगे, आप उसका ना आप उसका एनर्जी प्रोवाइड करोगे ना आप उसकी एनर्जी रिलीज करोगे, वो जैसा चल रहा है आप उसको वैसे ही चलने दोगे। यू विल नॉट यूज एनी यूटिलिटी। ये बात समझ आई? अगर टेम्परेचर रेंज से बाहर है तो आप आइसोथर्मली ट्रीट करोगे, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज के अंदर है तो आप एडियाबैटिकली ट्रीट करोगे। समझ आई ये वाली बात? नहीं आई, दोबारा एक बार बोल दो। देखो, अगर लेट्स से मेरी जो HDA प्रोसेस है इसकी टेम्परेचर रेंज है 1150 से लेके 1300 तक, मैंने ये सारी वैल्यूज पुट की और Tout मेरा आया 1400 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1400 तो बहुत ज़्यादा हो गया टेम्परेचर। तो अब इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, यानी मुझे अपने रिएक्शन को मेंटेन करना है फर्दर कन्वर्जन के लिए, या हमें रिएक्टर के टेम्परेचर को मेंटेन करना है कि फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे जो अगला बैच आ रहा है उसके अंदर प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कंटिन्यूस भी हो सकता है और बैच भी हो सकता है। तो मैं क्या करूँगी, अपने रिएक्टर को आइसोथर्मली ट्रीट करूँगी। आइसोथर्मली का मतलब ये कि मुझे अपने रिएक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है थ्रू आउट द रिएक्शन। कैसे कांस्टेंट रखना है कि मैं कूलिंग जैकेट दे दूँगी,
क्योंकि टेम्परेचर 1400 तक पहुंच गया और मुझे तो 1150 पे मेंटेन रखना है या मैक्सिमम 1300 तक मेंटेन रखना है। तो 1400 होने के अगर चांसेस हैं तो मैं क्या करूँगी, पहले से प्रिपेयर करूँगी अपने रिएक्टर को, उसके अंदर से मैं कूलिंग जैकेट लगा दूंगी या कूलिंग कॉइल लगा दूंगी, जिसकी वजह से वो एनर्जी लोअर कर देगा, टेम्परेचर लोअर कर देगा रिएक्टर का, और बिटवीन द रेंज ही रखेगा फ्रॉम 1100 टू 1300। अच्छा लेट्स से मेरा टेम्परेचर जो है 1200 आया, आउट टी आउट। तो अब 1200 आए तो ये तो विद इन द रेंज है। अब जब विद इन द रेंज है तो अब मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर मैं एडियाबैटिकली अपने रिएक्टर को ट्रीट करूंगी, यानी ना मुझे उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी है ना मुझे उससे एनर्जी देनी है। एडियाबैटिक में क्या होता है, नो मास ट्रांसफर नो एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, तो जब उसका टेम्परेचर विद इन द रेंज ही है तो यानी ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, मुझे अलग से कोई एफर्ट डालनी नहीं पड़ रही है, मुझे उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, तो ये तो बेहतरीन हो गया। फिर वो एडियाबैटिकली ट्रीट होगा। अगर टेम्परेचर रेंज से आउट है, डिपेंड करता है किस तरफ आउट है, तो फिर आप उसको आइसोथर्मली ट्रीट करोगे, यानी आप उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए प्रिकॉशंस करोगे। समझ आई बात? मतलब ये रिएक्शन वो एक्सोथर्मिक है ये जो हो रहा है? हाँ नहीं, हाँ ये एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल ये एक्सोथर्मिक है रिएक्शन। तो अगर आइसोथर्मल में भी अगर वो रेंज से बाहर है तो अब अगर आप अब जैसे आइसोथर्मल रखें फिर भी तो वो अब उतना ही रहेगा, एंडोथर्मिक पे टेम्परेचर 1400 ही रहेगा ना? दोबारा बोलिएगा। आपने कहा कि रेंज से बाहर अगर 1400 है तो फिर भी हाँ अगर आप आइसोथर्मल रखेंगी तो फिर भी तो वो हाँ, सेम ही रहेगा ना, 1400 ही नहीं रहेगा, नहीं, वो कम मैं तो नहीं होगा? रिएक्शन को आइसोथर्मल करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रिएक्टर को आइसोथर्मल की बात कर रही हूँ। रिएक्टर कैसे ऑपरेट करेंगे, रिएक्टर का एनवायरनमेंट कैसे, रिएक्टर का एनवायरनमेंट आइसोथर्मल होगा या एडियाबैटिक होगा। आइसोथर्मल का मतलब ये टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। अब नाउ मैंने कैलकुलेशन की, मुझे पता है कि आफ्टर द रिएक्शन या ड्यूरिंग द रिएक्शन देयर इज अ चांस कि रिएक्शन जो है 1400 डिग्री से ज़्यादा एलिवेट हो जाए। ठीक है, तो यानी मेरी कन्वर्जन पे फ़र्क आ जाएगा या मेरे कंपोनेंट्स की क्वालिटी पे फ़र्क आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको 1300 1400 तक पहुँचने ही नहीं दूंगी। मैं क्या करूँगी, ऑलरेडी प्रिकॉशनरी तौर पे रिएक्टर को आइसोथर्मल एनवायरनमेंट दूंगी। आइसोथर्मल एनवायरनमेंट का मतलब है कि मैं थ्रू आउट द रिएक्शन उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखूंगी। तो कांस्टेंट ऐसे तो खुद से तो नहीं रखा जाता ना, कांस्टेंट रखने के लिए मुझे कोई ना कोई चीज़ तो यूज़ करनी पड़ेगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो मैं कोई ना कोई कूलिंग के लिए चीज़ यूज़ करूंगी ताकि उसका टेम्परेचर डिक्रीज रहे, मेंटेन रहे अपने 1150 पे ही। अगर मैं कुछ नहीं यूज़ करती तो आफ्टर सर्टेन टाइम उसका टेम्परेचर 1400 हो जाएगा, तो बाकी जो टॉलिन है वो तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, एंड वाला टॉलिन। तो इस तरह मेरे ठीक है कन्वर्जन पे भी ठीक है फर्क आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं मैम जब पेपर मालूम इसमें ये हीट बैलेंस भी इंक्लूड होगा मिड्स के अंदर? हीट बैलेंस नहीं इंक्लूड होगा, नहीं। मैंने अभी मिड का पेपर बनाया नहीं है, गिव मी अ डे और टू, मैं बना लूँ ना, उसके बाद इट वुड बी बेटर फॉर मी टू डिस्कस। अभी राइट नाउ इट्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर मी, क्योंकि मैम मुझे एक पता ही नहीं है सर्टेन मैंने क्या बनाना आउटलाइन है। बता दें। पहले मैं मैम पेपर ये तो बना, लास्ट क्लास पेपर बना लूँ, फिर आई विल शेयर लास्ट कि क्लास है मैम। किस तरीके से आप लोग डिपेंड करना है। क्लास लास्ट है ना, लेकिन आई वुड बिल्कुल बी इन मैम, सही कॉन्टेक्ट है। विद यू। ठीक है, थैंक यू मैम। आ देंगे आप। अभी तक नहीं करो। चुप करे तू। सॉरी मैंने अटेंडेंस नहीं ली थी, मैं अटेंडेंस ले लूँ फिर उसके बाद यू मे लीव। मैम जी आप अपनी ईमेल भी शेयर कर दीजिएगा उसके लिए असाइनमेंट सेंड करने के लिए। अच्छा, आई कैन नॉट डाउनलोड दी अटेंडेंस, आई डू नॉट नो वाई। तो आप लोग या तो अपने रोल नंबर्स मुझे शेयर कर दो ताकि मैं अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों की। ठीक है।
माज अब्दुल अजीब। आज सोया हुआ है। अबे आंखें पाड़ पाड़ के देख रहा है, पिक्चर देख इसकी। फिलहाल उससे मैं ना नहीं छेड़ो। क्या बोला, किस चीज में, नशे में? मैम ने पेपर क्या बताया, कुछ बताओ।